इस वक्त की एक बड़ी खबर, बिहार में इंडिया गठबंधन उलझा हुआ है। सीट शेयरिंग पर अब तक फैसला नहीं हो पाया। दिल्ली में मौजूद है लालू भी और तेजस्वी भी, और खबर है कि आज शाम आरजेडी कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। संभव है कि सीट बंटवारे पर कोई फैसला हो। आरजेडी का कांग्रेस को 7 से 8 सीटें देने का ऑफर है। कांग्रेस 9 से 10 सीटों की मांग कर रही है। अब ये कैसे सुलझेगा मामला? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? कौन कितनी सीटों पर राजी होता है, ये आज की बैठक में सुलझने की उम्मीद की जा रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। तो देखिए, बैठक होगी शाम को और उसके बाद तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन उससे पहले बिहार में इंडिया किन सीटों पर फंसा हुआ है, जरा आपको इस बड़ी स्क्रीन पर उन सीटों के बारे में जानकारी दे देते हैं जहां पर अभी बात फंसी हुई नजर आ रही है। देखिए, आरजेडी का ऑफर 7 से 8 सीटों का है, लेकिन कांग्रेस की डिमांड है 9 से 10 सीटों पर। सीट औरंगाबाद, पेच इसमें क्या है, आरजेडी ने यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें बेगूसराय सीट की, तो पेच यहां पर यह फंसा है कि लेफ्ट का उम्मीदवार घोषित हो चुका है यहां पर। यह बेगूसराय की बात। अब पूर्णिया की बात करें तो आरजेडी की चाहत है कि बीमा भारती यहां से चुनाव लड़े, लेकिन पप्पू यादव हाल ही में जिनका विलय हुआ है, वो कांग्रेस की चाहते कि पप्पू यादव यहां से अपना, और वो खुद भी कह चुके हैं कि वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे। अब सिवान की बात कर ले तो आरजेडी से अवध बिहारी की दावेदारी इस सीट पर बनी हुई है। वो इस पर अपना दावा ठोकते नजर आ रहे हैं सिवान सीट पर। कुछ और सीटें, कटिहार तारिक अनवर, सुना अभी आपने, तारिक अनवर के लिए कांग्रेस की मांग, क्योंकि उनका यह कहना है कि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है, वो वहां से जीतते भी आए हैं, तो ऐसे में ये सीट उनके खाते में जानी चाहिए। और कई और सीटें ऐसी भी हैं जिन पर लेफ्ट अपना दावा ठोक रहा है, और इसीलिए ये पेच अभी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर किसे कितनी सीटें, ये मान मनोवल कैसे होगा, कैसे एक सहमति बन पाएगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। अब आरजेडी का कांग्रेस को ऑफर क्या है, ये भी आपको बता देते हैं कि कांग्रेस को क्या ऑफर आरजेडी की तरफ से दिया गया है। ये वो सीटें हैं सासाराम, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, शिवहर, किशनगंज, इसके साथ ही समस्तीपुर, भागलपुर, सुपौल और फिर पश्चिमी चंपारण। ये ऑफर है आरजेडी का। इन सीटों को कांग्रेस को ऑफर किया गया है कि आप यहां से चुनाव लड़िए, लेकिन 9 से 10 सीटों की मांग जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। अब आखिर इसको लेकर क्या फिलहाल रणनीति और बनाई जा रही है, समझने के लिए पहले जैनेंद्र आपका रुख करते हैं, क्योंकि ये तो कांग्रेस को ऑफर आरजेडी का है, लेकिन खबर है कि आरजेडी इस पर कांग्रेस इस पर मानने को तैयार नहीं है। वो और सीटों की 9 से 10 सीटों की मांग कर रही है। फिर रास्ता निकलेगा कैसे? बिल्कुल, सीटों की संख्या को लेकर के भी पेंच है और सीटें कौन कौन सी होंगी इसको लेकर के भी पेंच है। जैसे पहले चरण में औरंगाबाद सीट है, औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है निखिल कुमार, उनके लिए कांग्रेस जो है वो सीट मांग रही थी, लेकिन औरंगाबाद पर आरजेडी ने जाहिर सी बात है कांग्रेस को नहीं दिया, अपने पास रखी और उम्मीदवार को टिकट भी दे दिया। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख परसों है। अभी भी कांग्रेस में अंदर खाने कोशिश चल रही है औरंगाबाद को लेकर के, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो है वो आरजेडी अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाली है। इसके अलावा कटिहार, पूर्णिया ऐसी सीट है जिस पर अभी बातचीत कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही है। मेरे सूत्रों ने संकेत दिया है कि हो सकता है कि कटिहार को लेकर के आरजेडी मान जाए और कटिहार सीट कांग्रेस को मिल जाए, लेकिन पूर्णिया, जिसके लिए पप्पू यादव कांग्रेस में आए पूर्णिया सीट से लड़ने के लिए, पूर्णिया किसी भी हाल में आरजेडी देने को तैयार नहीं है। तो 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है और इसी वजह से ऐलान नहीं हो रहा है। जो आखिरी ऑफर और आखिरी डिमांड है वो अपने दर्शकों को बताया, और इन्हीं सबको सुलझाने के लिए आज शाम दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आरजेडी और कांग्रेस की होने जा रही है। और जिस तरीके से सीटों को लेकर सस्पेंस है, उस बैठक पर भी आपसे बात होगी, लेकिन कटिहार सीट, उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें, क्योंकि इस पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। तारिक अनवर, जिनका कहना है कि ये तो हमारी परंपरागत सीट है, गठबंधन मजबूत है, बातचीत से रास्ता निकालेंगे, कुछ बर्दाश्त करना होगा तो हम करेंगे। यानी कि वो यहां पर कॉम्प्रोमाइज की भी बात कर रहे हैं कि अगर कुछ बर्दाश्त करना भी होगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दलील दी गई है कि कटिहार जो है वो परंपरागत वो कांग्रेस की सीट रही है। 5 बार वहाँ से हम खुद स्वयं जीते हैं। क्लेम ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा मजबूत है, गठबंधन टूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम सब एक बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर कुछ बर्दाश्त करने की भी ज़रूरत होगी तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे। तो जैनेंद्र, तारिक अनवर वो तो पूरी तरीके से मजबूती के साथ अपना दावा ठोक रहे हैं कि भाई ये सीट तो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, हमें ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और कांग्रेस से ज्यादा वो तारिक अनवर की परंपरागत सीट है। तारिक अनवर वहां से कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। जब वो एनसीपी में
शरद पवार के साथ जब कांग्रेस से वो अलग होकर एनसीपी में चले गए थे, तब भी वो वहां से लड़ते और जीतते आए थे। पिछली बार भी बिहार की 40 सीटों में से एक सीट विपक्षी गठबंधन यानी कांग्रेस ने जीती थी, किशनगंज। इसके अलावा बची हुई जो 39 सीटें थी उसमें सबसे ज्यादा वोट जो है, बल्कि सबसे ज्यादा वोट अगर जिन सीटों पर हासिल हुए थे उनमें सबसे अहम स्थान पर आप देखें तो कटिहार उसमें उसका नंबर आता है। तो ऐसे में कांग्रेस का दावा कटिहार पर जो है मजबूत है, तारिक अनवर का दावा मजबूत है। हालांकि वहां से कई और युवा नेता भी, शकील अहमद खान जो विधायक हैं, तौकीर आलम जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी उस सीट से टिकट मांग रहे हैं। टिकट किसको मिलेगा ये तो बाद में तय होगा, पहले वो सीट कांग्रेस के पास आएगी कि नहीं। देखिए, मुझे ताजा जानकारी ये मिली है सूत्रों से कि कटिहार सीट कांग्रेस को मिल सकती है, लेकिन वही चीज है कि जो पेच है अन्य तमाम सीटों को लेकर के, अगर कटिहार मिल रहा है तो जा क्या रहा है, इन्हीं चीजों को लेकर के शाम को जो बैठक है उसमें तस्वीर जो है वो स्पष्ट होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल जैनेंद्र, और उस पर नजर आप रखिएगा। आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे कि उस बैठक में आखिर वो बीच का रास्ता किस तरीके से निकालने में कामयाब होते हैं सभी दल। इसी बीच देखिए, इंडिया गठबंधन में सीटों पर घमासान तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी टिकट बंटवारे में आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ जानकारी से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को हम जल्दी से दे देते हैं कि बीजेपी का ये 370 वाला प्लान क्या है, आप इसे समझिएगा कि किस तरीके से यहां बीजेपी इस मामले में आगे निकलती दिखाई दे रही है। उम्मीदवार घोषित, 400 से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो घोषित किए जा चुके हैं। बीजेपी लड़ सकती है लगभग 450 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। टिकट बंटवारा 90% टिकट बंटवारा जो है वो हो चुका है। पत्ता काटा, 100 सांसदों का पत्ता जो है वो काटा गया है, नए चेहरों को उतारा गया है। पहले टिकट देने का फायदा, प्रचार का वक्त जाहिर तौर पर उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को ज्यादा मिलेगा। रूठे हुए नेताओं को मना भी सकती है बीजेपी, यानी अगर वक्त रहेगा तो रूठे हुए जो हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला, जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, उन्हें मनाने का मौका भी बीजेपी के पास होगा। और यही रणनीति बीजेपी की है। इस पर बात कर लेते हैं नीरज से। नीरज, हालांकि कई जगहों पर अभी भी जो है वो फाइनल नहीं हो पाया है, उसे लेकर पेच तो एनडीए में भी फंसा हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन से तो आगे दिखाई दे रहा है एनडीए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब तक करीब 405 लोकसभा की सीटें हैं जो अनाउंस कर चुके हैं। इनमें से कई राज्यों में उनका गठबंधन भी फाइनल हो गया। ये जरूर है कि 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें गठबंधन उनको फेल हो गया है, चाहे वो उड़ीसा कह सकते हैं, दूसरा पंजाब है। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की योजना बनाई, लेकिन भाजपा ने लक्ष्य बहुत बड़ा रखा है। 400 पार एनडीए के साथ वो 400 के पार जाना चाहते हैं। 370 से ज्यादा सीटें वो खुद जीतना चाहते हैं। ऐसे में जब लक्ष्य बड़ा होता है तो काम का आधार भी बहुत बड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी 405 सीटें अब तक अनाउंस कर चुकी है, जिसमें 100 करीब 97 ऐसे उम्मीदवार हैं जो नए हैं, यानी कि पुराने सांसदों का टिकट काट के 97 सांसदों को टिकट दिया है। 66 ऐसी सीटें हैं जिन्हें महिला उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो भाजपा की जो रणनीति है वो कोशिश यही है कि हर सीट पर विनेबिलिटी के आधार पर नए कैंडिडेट्स दिए जाएं, नए लोगों को मौका दिया जाए, और कोशिश ये है कि जिनकी एंटी इनकम्बेंसी है उनको किसी और रास्ते, कोई और काम जिम्मेदारी सौंपी जाए, पार्टी में कुछ और काम दिया जाए। तो भाजपा फिलहाल इस रणनीति में दूसरी जो दल है उनसे बहुत आगे दिखाई पड़ती है। अब देखना ये होगा कि ये जो रणनीति है वो लोकसभा चुनाव में रिजल्टों में कितना इफेक्ट डालती है, लेकिन उनका आत्मविश्वास कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी तैयारी में बहुत आगे चल रहे हैं। देखना होगा ये आत्मविश्वास रिजल्ट में किस कदर दिखाई देगा, उसका क्या रूप देखने को मिलेगा, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। आप रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र की राजनीति से भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उद्धव गुट पहली लिस्ट जारी कर सकता है। मुंबई की 4 सीटों पर उद्धव गुट चुनाव लड़ सकता है। मुंबई की जो बाकी बची हुई 2 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। उद्धव गुट का दावा है कि सीट बंटवारा पूरा हो चुका है। तो बड़ी खबर है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। मुंबई की 4 सीटों पर उद्धव गुट चुनाव लड़ सकता है। हमारी लिस्ट तैयार है, हम कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे पास पूरा लिस्ट तैयार है। मेरे हिसाब से एनसीपी की भी लिस्ट तैयार है। कांग्रेस ने भी बहुत से उम्मीदवार दिल्ली से डिक्लेयर किए हैं। कांग्रेस दिल्ली से डिक्लेयर करते हैं, हम महाराष्ट्र से डिक्लेयर करेंगे। तो संजय राउत को आपने सुना जो कह रहे हैं कि लिस्ट हमारी पूरी तैयार है, सीट बंटवारा पूरा हो चुका है। इस पर बात जैनेंद्र आपसे करते हुए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में भी कई पेच हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कम से कम मुंबई को लेकर तस्वीर साफ हो गई है और यहां पर एनसीपी के खाते में कुछ नहीं जा रहा।
बिल्कुल, देखिए मुंबई में जो है वो कांग्रेस अपने दम पर लड़ती थी। अब चूंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन है और मुकाबला वहां पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच होता था, तो मुंबई की जो 6 सीटें हैं वो तो आपस में ही कांग्रेस और शिवसेना बांटेंगी। मुझे जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से 4 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी लड़ेगी और 2 सीट कांग्रेस को मिलेगी। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शुरुआत से ही एक फार्मूला 20-20 और 8 का था कि तकरीबन 20 के आसपास शिवसेना उद्धव ठाकरे लड़ेगी, 20 के आसपास कांग्रेस लड़ेगी और 8 के आसपास सीटें जो है एनसीपी को मिलती नजर आ रही थी। उसमें चूंकि अभी भी इंतजार किया जा रहा है प्रकाश आंबेडकर के फैसले का, उन्हें 4 सीटों का ऑफर है, देखना है वो क्या करते हैं। तो कांग्रेस के खाते में तकरीबन 18 सीटें हैं, 18 से 20 सीटें। कांग्रेस उसमें से 12 सीटों पर ऐलान भी कर चुकी है और स्वाभाविक तौर पर अंदर खाने सभी पार्टियों के बीच में तय हो चुका है कि कौन सी सीट किस पार्टी के पास है, वो उस हिसाब से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। 2 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, वो भी मुझे लगता है कि बातचीत से ये लोग सुलझा लेंगे। ठीक है, उस पर हम आगे भी बात करेंगे। जैनेंद्र, आप हमारे साथ रहिएगा, नीरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो हर एक जानकारी सीट बंटवारे से जुड़ी हुई, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, आप तक हम पहुंचाएंगे। और देखिए, महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एनडीए में भी सियासी हलचल इस वक्त तेज हो गई है। एक बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें, अजीत पवार ने रायगढ़ से उम्मीदवार उतारा है। रायगढ़ से सुनील तटकरे के नाम का ऐलान कर दिया है। अजीत पवार बोले कि सीट बंटवारा 99% पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना ही हमारा लक्ष्य है, अजीत पवार का ये बयान। और सीधे रुख कर लेते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन नीरज आपके पास आते हुए, क्योंकि एनडीए में भी सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। यहां अजीत पवार ने रायगढ़ से उम्मीदवार उतार दिया है, इसे लेकर और क्या खबर मिल रही है कि यहां पर कब तक सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी? हालांकि वो कह रहे हैं कि 99% चीजें फाइनल हो चुकी हैं। देखिए, हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी और दोनों दल हैं, एनसीपी अजीत पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट, इनके बीच में एक बैठक हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय कर लिया है। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार एनडीए का जो फॉर्मूला है उसमें 27 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली। इसके अलावा शिवसेना शिंदे कैंप है वो करीब 14 सीटों पर लड़ने वाली है। अजीत पवार के कैंप में 4 सीटें आने वाली हैं और राज ठाकरे को भी 2 सीट भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसके अलावा महादेव जानकार हैं, उनको 1 सीट जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का जो स्वरूप है महाराष्ट्र में वो लगभग तय कर लिया है। इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है और मुझे लगता है इसी कड़ी में अजीत पवार ने अपना कैंडिडेट जो है रायगढ़ वाला घोषित किया होगा, क्योंकि उनके खाते में जो भारतीय जनता पार्टी कैंप से है वो 4 सीटें जा रही हैं और 4 सीटें जाने की वजह से ही शायद रायगढ़ भी उनमें से एक है। इसलिए अजीत पवार ने उस सीट को अनाउंस कर दिया और बिल्कुल सही उनका कहना है कि इनकी करीब 99% सीटें फाइनल हो चुकी हैं, अब केवल उसकी औपचारिकता बाकी नजर रहेगी इस खबर पर। आप हर जानकारी हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।